हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का एक सब टॉपिक है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड अ लाइन। अब डिस्कस हम आज कर रहे हैं, बट इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। आपको याद है कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो जो थी इस चैप्टर की, जिसको मैंने बोला था कि वो मेन बेसिक है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि अब ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, वो मेन बेसिक है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया हॉरिजॉन्टल मतलब कि स्ट्रिप से हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप से एरिया हम सिंपल कर्व्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो फिर आपको इस मतलब कि टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये जस्ट एक सब टॉपिक है, इसमें नया कुछ भी नहीं करना। जस्ट हम इंट्रो, मतलब ये इंट्रो हो रही है हमारी और एग्जाम्पल्स करनी है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप अच्छे से समझ जाओगे कि बेसिकली इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में सीखा, मतलब फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो और सेकंड जो एग्जाम्पल्स वाली वीडियो थी, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, अब उसी को ही हमने थोड़ा सा आगे पढ़ना है। अब उससे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, उन तीनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि एरिया को हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे कि हमें कौन सा कन्वीनियंट है, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब कि यूज़ कर रहे हैं तो हम एरिया को कैसे बोलेंगे, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप से हम स्टार्ट करेंगे। आप बस ये याद रख लो, क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम दी बॉटम। ये 2 लाइनें आप याद रखोगे वो। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर हम ऐसे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं या हम ऐसे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमें वाई एक्सिस तक का एरिया देगा, ये हमें एक्स एक्सिस तक का एरिया देगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका जो इंट्रो थी जस्ट इतनी है। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे और आपका एक एक बात का जो भी हमने अभी तक सीखी है, आपको एक एक बात पता लगेगी कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये है हमारी आज की फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हम वो सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में सीखा। मतलब आपको एक एक बात जो मैंने आपको वहाँ पर थ्योरेटिकल तरीके से बताई है, एक एक बात आपको यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और आप खुद बोलोगे कि सर हमें ये बहुत अच्छे से समझ आया। हमने मतलब कि आज से पहले इस टॉपिक को ऐसे किया ही नहीं था। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप मेरे वे से करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व y इज इक्वल टू x² एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। अब ये तो हमें पता ही है, मतलब लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 4। अब ये कर्व लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, बट आपको पता है, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था, अगर एक नंबर मतलब वेरिएबल सिंगल पावर में हो और दूसरा डबल पावर में, मतलब एक सिंगल पावर में है, ये डबल पावर में है, तो ये पैराबोला है। मैंने आपको बताई थी ना सभी कर्व्स। देखो ये देखो, ये सर्कल है, ये एलिप्स है और ये रहा पैराबोला। डबल पावर सिंगल पावर, डबल पावर सिंगल पावर, तो ये हमारा पक्का कौन सा है, पैराबोला। अब ये क्या है, लाइन। ये तो आपको पता ही है, हम लिखा भी हुआ और वैसे भी हमें पता है कि y सिंगल पावर में है तो ये एक लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ये पहचानना है कि हमारा पैराबोला कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का है। लाइन तो हम ड्रॉ कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू x²। y की कोई भी वैल्यू के लिए x की डबल वैल्यू है। y की कोई भी वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था पैराबोला को, जब मैंने आपको समझाया था कि आप इसको ऐसे याद रखा करो, y को अगर मैं यहाँ पर 4 फिल करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2। मतलब x की डबल वैल्यू है, x की डबल वैल्यू कहाँ पर आएगी, इस तरह से आएगी। यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो मतलब ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड है। अब लाइन हमेशा थोड़ी सी हमें मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि हमें नहीं पता लाइन कहाँ पर मतलब कि ड्रॉ करनी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखना है और उसके बाद एक स्टेप हम मतलब कि ऐड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, जो हमें हमेशा निकालना है। ये हमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व्स लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू x², इसको आप नंबर 1 दे दो, एंड y इज इक्वल टू 4, इसको आप नंबर 2 दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
हम हर एक क्वेश्चन में अपने इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं ही करवा रहा हूँ, सभी आपको ऐसे ही करवाएंगे। एनसीईआरटी ने बस लिखा नहीं है, बट मैं आपको वो लिख के दिखा रहा हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिखूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो कैसे फाइंड करना है, कोई देखो कोई भी दो कर्व्स हो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का एक ही तरीका है, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में फिल कर दो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 4 इन 1, हम 1 में फिल कर देते हैं। तो y को मैंने 4 फिल कर दिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, देखो y को मैंने 4 फिल किया, तो x की वैल्यू कितनी है 2,4 एंड x की वैल्यू -2 भी आई है, -4। आप चाहे चेक करके देख लो, x को यहाँ पर 2 फिल करो y इज इक्वल टू 4 आएगा, x को आप -2 फिल करो y इज इक्वल टू 4 आएगा। तो मतलब ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब जैसे ही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे हम अपनी डायग्राम बना सकते हैं। तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब देखो ये हमारी डायग्राम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि y की कोई भी वैल्यू के लिए x की डबल वैल्यू, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है हमारा। तो मैंने पैराबोला रफ स्केच बना लिया। अब लाइन y इज इक्वल टू 4। अब देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि देखो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी पैरेलल टू x एक्सिस, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर भी y की वैल्यू सेम रहेगी हमेशा। आप कोई भी पॉइंट ले लो, y की हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी। सेम वे से अगर x इज इक्वल टू a हो तो वो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, मतलब यहाँ पर मान लो a है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी a। और अगर आपको नहीं भी पता तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको हमेशा हेल्प करेंगे। 2,4 x2 y4 x2 y4 यहीं पर कहीं पर होगा। ये पॉइंट कितना है 2,4, ये लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है हमारा वर्टेक्स कितना 0,0। अब ये पॉइंट कितना होगा आपको पता है, x यहाँ पर नेगेटिव होगा -2,4। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इनके नेम भी दे दो, O A, यहाँ पर ब्रेक है तो B, बस आप ऐसा करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नेम दे दो, ठीक है। अब हमें क्या बोला, अब दूसरा देखो, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अपनी कर्व्स को पहचानेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला मैंने, मतलब कि रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें कौन सा एरिया बोला गया, हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें कौन सा एरिया बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाली लाइन है, ठीक है, और सॉरी पैराबोला, ये वाला पैराबोला है, और ये लाइन है। अब इसके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। अब इसके बीच में आपको दिख ही रहा होगा ये सारा एरिया, ठीक है। मैं आपको रफ में भी साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसा है। तो मैं बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है सारा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी आपको कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब दूसरी बात, आपको याद होगा हमने सर्कल में भी ऐसा किया था, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लिया था यहाँ तक ये वाला। अब क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिकल, आपको पता है जितना पैराबोला इधर है उतना ही इधर है, और लाइन भी बिल्कुल सीधी है, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे जा रही है। अगर ये लाइन ऐसे होती तो ये सिमेट्रिकल नहीं होनी थी, हमें ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल सीधी है, मतलब सिमेट्रिकल है। मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा, जितना इसका एरिया आएगा उतना ही इसका, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे जस्ट इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें उसके बाद हमें पता है कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगानी है या वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है। अब इस क्वेश्चन को ना मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए दोनों ही मेथड से करवाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे आपको इसमें एक बात समझानी है। अगर आप इसको मुझसे पूछोगे तो मैं तो इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि उससे हमारा एरिया बहुत जल्दी आ जाएगा। वर्टिकल स्ट्रिप से इसका एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आएगा, बट आ जाएगा। अब वो कॉम्प्लिकेटेड तरीका मुझे क्यों करवाना है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि एरिया किस किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। वो आपको आगे जाके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से मुझे क्यों करना है, देखो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसी होगी ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं राइट फ्रॉम दी बॉटम यहाँ से जाऊँगा यहाँ तक, कोई ब्रेक नहीं है, तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, इसके नीचे y एक्सिस तक, मतलब ये सारा एरिया कंप्लीट हो गया। तो मैं बड़ी ही आसानी से इसका एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ करने वाला हूँ, तो करते हैं।
अब देखो पहले हम इसको कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करेंगे, तो मैंने देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना ली। अब आपको पता है इसकी चौड़ाई मतलब कितनी होगी dy, क्योंकि हम y में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और ये x है, तो हमेशा की तरह क्या लिखेंगे। अब इसको मैंने जानबूझ के बाद शेड किया ताकि आपको पता लगे, क्योंकि पहले ना हमने सिंपल का उसका एरिया फाइंड किया, अब हमें शेडिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन, स्टेप्स हमारे वही रहेंगे, OABO, इसका एरिया फाइंड करना है, इसको A लिख लो, तो इसका एरिया कितना आएगा x dy, ठीक है। अब आपको पता हमें y को वेरी करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, राइट जहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है राइट फ्रॉम दी बॉटम, यहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है राइट फ्रॉम दी बॉटम, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, तो इसके अलॉन्ग जाएंगे। अब देखो अलॉन्ग जाने का मेरा मतलब क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब कुछ ना आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कि सब कुछ बेसिक वाली वीडियो में है, इस वीडियो में आपको ये बहुत काम देगा, मतलब जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। अब देखो राइट फ्रॉम दी बॉटम में गया, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो, अब कौन वेरी करेगा, y, 0 4, तो हमारा यहाँ पर कितना लिखूँगा मैं, 0 4। अब दूसरी बात जो मुझे आपको समझानी है, देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बोलता हूँ ना मैं किस कर्व के अलॉन्ग गया। अब लास्ट वीडियो में क्या था कि सर्कल था, लिप्स था, हमें पता है हमें सर्कल या लिप्स के पास ही जाना है, बाकी वही कर्व्स हैं। अब हो सकता है, अब अगर मैं मतलब कि पैराबोला के अलॉन्ग गया हूँ तो यहाँ मैं पैराबोला की इक्वेशन डालूंगा, और अगर मैं लाइन के मतलब कि अलॉन्ग गया हूँ तो मैं लाइन की इक्वेशन डालूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ राइट फ्रॉम दी बॉटम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, और मैं किस कर्व के अलॉन्ग गया हूँ, पैराबोला के अकॉर्डिंग, मतलब पैराबोला के मतलब कि अकॉर्डिंग गया हूँ मैं, ठीक है। तो इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो वी नो, यहाँ पर आप लिख लो, अब आपको पता है ये पैराबोला है, ठीक है। वी नो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, बट x इज इक्वल टू y ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। यहाँ पर आप लिखना लिख दो, बिकॉज x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दी कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की। तो यानी कि हमारा एरिया कितना आया, 0 to 4 y dy। सॉरी यहाँ पर अंडर रूट आएगा, मैं यहाँ भूल गया था, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट आएगा, x इज इक्वल टू प्लस रूट वाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, देखो ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो x कितना आएगा, प्लस माइनस रूट वाई। यहाँ पर मैं भूल गया था, तो x इज इक्वल टू प्लस रूट वाई, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर किया मैंने, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया रूट वाई डी वाई। अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और आपको पता है इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत ईजी है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर 1/2 dy 0 to 4। तो इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, 1/2 + 1, 1/2 + 1, और बाद में लिमिट्स को आप फिल कर दो। तो कितना आएगा, y की पावर 3/2 0 to 4। अब इसको आप बाहर लिख लो, कांस्टेंट ही है, ये 2/3 बन गया। अब 4 की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। तो एरिया इज इक्वल टू 2/3। अब 4 की पावर 3/2, अब मैंने आपको पहले भी बताया इसको सॉल्व करना, 4 की पावर 3/2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 1/2, अब उसकी पावर 3, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 माइनस 0, तो कितना आंसर आ गया, 16/3। अब ये हमारा किसका एरिया आया, इस वाले रीजन का, आपको पता है ना, OABO, इस रीजन का एरिया आया, बट मुझे इसका एरिया फाइंड करना था। अब ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिक आपको दिख भी रहा होगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया। अब ऐसा करते हैं, इसको भी एक नेम दे देते हैं, यहाँ पर C लिख लो, ठीक है। मैं आपको बाद में जाके पीछे जाके भी करेक्ट कर दूंगा।
अब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। OABCO, इसका एरिया कितना आएगा? OABCO, ये सारा एरिया आ गया ना, तो इसका एरिया कितना होगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO, इससे 2 टाइम्स ही होगा। तो इसका एरिया कितना आया था? 16/3, तो कितना आ गया? 32/3। तो आप चेक भी कर लेना, ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है जो परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन OABCO कितना आया? 32/3। अब एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो इसको नेम ही दे दो सी, जो मैंने को बोला था, ठीक है, जो वैसे लिख लिया। अब देखो, ये कर्व थी, ये लाइन थी। मैंने सबसे पहले क्या किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, तो वहाँ से मेरे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। मुझे पता था कि ये पैराबोला अपवर्ड है, तो मैंने अपवर्ड बना लिया। लाइन की इक्वेशन ऐसे बनी, 2,4 - 2,4 इनको मिलाया तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई y = 4। अब मुझे ये देखना था कि मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है या वर्टिकल स्ट्रिप से। अब वैसे तो ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बहुत ईजिली कैलकुलेट हो गया, वर्टिकल स्ट्रिप में हमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बट वो कॉम्प्लिकेशंस मुझे आपको सिखानी है क्योंकि वो आगे जाके हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये सारा, ठीक है, ये सारा एरिया फाइंड करना है। तो ये डायग्राम सिमेट्रिकल थी, तो मैंने सिर्फ इसके एरिया पर फोकस किया कि इस एरिया को मैं कैलकुलेट कर लूँ। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगानी है तो मैं राइट फ्रॉम दी बॉटम यहाँ से लेके यहाँ तक गया, कोई ब्रेक नहीं है यहाँ पर। और अगर मैं ये वाला इसको इंटीग्रेट करूँ इस पार्ट को, तो मुझे ये वाला यहाँ तक का एरिया देगा y एक्सिस तक का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इसलिए इसने हमारा काम बहुत इजी कर दिया। तो मैं इसके अलॉन्ग गया। अब ये किसके अलॉन्ग गया? मैं पैराबोला के अकॉर्डिंग। तो x dy, अब x से, तो मैंने यहाँ से, अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू लाइन से भी ले सकता था, यहाँ पर लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट क्योंकि मैं पैराबोला के अकॉर्डिंग गया, अलॉन्ग गया, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली कितनी? √y प्लस को ही कंसिडर करते हैं, तो उसको मैंने इंटीग्रेट किया। बाद में आपको पता है कि ये वाला एरिया मुझे चाहिए था, इसका एरिया आया था 16/3, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास 32/3 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब एक बार इसको वर्टिकल स्ट्रिप से भी करके देख लेते हैं। अब देखो, सेम वही क्वेश्चन बट विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। x² = y, y = 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सब हम कर चुके हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख के रखा है, ये आपकी डायग्राम है, अपवर्ड पैराबोला, y = 4, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगे जब मैं करवाऊंगा कि सर ये बहुत टफ़ है, आप ये हमें टफ़ मेथड क्यों करवा रहे हो, हम जबकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से इसको बहुत ईजिली कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसको करवाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हमें ऐसे कंसेप्ट्स आगे जाके क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि एरिया को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी निकाला जा सकता है। मैं आपको वही कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। बस आपने वही 3 बातें याद रखनी है, उन तीनों बातों को ही हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो, आपको पता है ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। अगर हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया, जो मैंने आपको लास्ट मेथड में भी बताया, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेडिंग कर देता हूँ कि हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये ज़रूरी है, अब ज़रूरी क्यों है मैं आपको अभी बता दूँगा, ठीक है। हमें ये वाला एरिया ही कैलकुलेट करना है। थोड़ा हल्का हल्का से शेड कर देता हूँ। तो हमें ये वाला एरिया एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, ये ब्राउन में जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अब आपको पता है कि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ कर लेते हैं। तो जस्ट आपकी चलो, ये वर्टिकल स्ट्रिप है हमारी, ठीक है। देखो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप खुद बोलोगे, मतलब कि जो मैंने आपको अभी तक बातें समझाई हैं वो आपको खुद पता लगेंगे कि आप क्या कह रहे हो। आपको पता है इसकी चौड़ाई कितनी होगी dx, इसकी लेंथ कितनी होगी वो भी आपको पता है y, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, ठीक है। अब हम क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ कर रहे हैं, देखो एरिया ऑफ द रीजन। अब एरिया ऑफ रीजन OABO, इसको A लिख लो, ठीक है। अब बुक वाले मेथड से मेरा मेथड बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। अब उन्होंने तो पता नहीं क्या किया हुआ, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, y कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस किया,
करना मुझे भी वही कुछ है, बट वो क्या है कि वो हर एक मतलब कि क्वेश्चन में अलग अलग बता रहे हैं। मेरा जो मेथड होगा वो हर एक क्वेश्चन में सेम इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। अब चलो ज़्यादा बातें नहीं करते। वर्टिकल स्ट्रिप मैंने आपको क्या सिखाया था, जहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। अब आपको पता है कि आपका जो टॉप है वो ये रहा एरिया का बी पॉइंट। अब मैं लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप इसके अलॉन्ग जाऊँगा क्योंकि मुझे यही रास्ता दिख रहा है और कोई रास्ता तो है नहीं है। तो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया बिना ब्रेक के, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिना ब्रेक के गया। अब आप मेरे को बताओ कि ये मैं किसके अलॉन्ग गया, आप मेरे को बताओ ये किसके अलॉन्ग गया। आप बोलोगे कि सर लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा फिर, y dx, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने L डाल दिया। अब L का मतलब है लाइन के अकॉर्डिंग में गया। प्लीज़ मेरा मेथड बुक से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, आप प्लीज़ मेरी बातें मार्क कर लेना। L का मतलब क्या है, लाइन, y L dx। अब बात करते हैं dx है तो x कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट लिख लेते हैं, हम खुद से लिख लेते हैं। वैसे आपको पता है यहाँ पर x कितना है 0 और y कितना होगा यहाँ पर 4। देखो ध्यान से, ये y4 का पॉइंट है तो 0,4। तो x कितना है यहाँ पर हमारा 0, x कितना है हमारा यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना है 2, क्योंकि हम यहाँ तक ही गए हैं, ए पॉइंट तक गए हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ आई होगी। अब जो नई बात हमें सीखनी है, जो मैंने आपको याद होगा आपको बताई थी कि अगर हम ऐसे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो हमें x एक्सिस तक का एरिया देगा। अब सेम वही बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक्चुअल में हमें यहाँ तक का एरिया देगी। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, मैं आपको साथ साथ में रफ में भी समझा देता हूँ। देखो देखो ये हमारी डायग्राम है, ठीक है। अब इसको रेड में बना लेते हैं, ये आपकी लाइन है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो हमें ये वाला एरिया मिला। तो मतलब बेसिकली ये वाला सारा एरिया हमारे पास आ गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल जो मर्जी समझ लो, ये सारा एरिया आ जाएगा। मतलब ये जो पोर्शन है ये फालतू में आ रहा है, ये जो पोर्शन है ये क्या आ रहा है, फालतू में आ रहा है। बट मुझे किसका एरिया चाहिए, इस ब्राउन एरिया का। अब ये जो एरिया ये फालतू आ रहा है, अब इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा ना। अगर हमारा एरिया ज़्यादा आ रहा है, हमें कम एरिया चाहिए, तो हम इसको माइनस ही करेंगे ना। तो माइनस, ठीक है, यहाँ मैंने माइनस लिख लिया। अब माइनस किसको करना है, अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। अब ये वाला एरिया हमें माइनस करना है। अब हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, अब फिर से हम लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे। अब टॉप नहीं है, टॉप हम कंसिडर कर चुके हैं। अब लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे और इस कर्व के अकॉर्डिंग जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक बिना ब्रेक के हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर कि इससे क्यों जाएंगे, क्योंकि इससे हम, आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एरिया अंडर दी कर्व। ये लाइन ने हमें एरिया अंडर, इस लाइन का एरिया सारा दे दिया, मतलब जो इस लाइन के नीचे नीचे है। अब ये जो ब्लैक कर्व है, ये जो ब्लैक है यहाँ पर, ये अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँगा, इसका एरिया निकाल लूँगा तो ये हमें नीचे वाला एरिया देगा इसके, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर हमारा होने वाला है। अब हो सकता है, देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला जो मेथड है वो बहुत इजी है, बट ये कंसेप्ट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है, हमें आना ही चाहिए, ठीक है। तो हम देखो, मैंने अब हम कहाँ पर थे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ठीक है। किसके अलॉन्ग गए, किसके अलॉन्ग गए, ये किसकी कौन सी कर्व है, पैराबोला की कर्व है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगेन y p dx। ये जस्ट p मैंने क्यों लिखा है, ये क्या बता रहा है हमें कि ये पैराबोला वाला है, ठीक है। अब x 0 से लेके 2 तक, अगेन 0 से लेके 2 तक। अब माइनस क्यों की है, मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो ब्राउन कर्व है, अब ये जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे वाला एरिया देगा, एरिया अंडर दी कर्व अप टू x एक्सिस तक, मतलब ये वाला एरिया देगा। और इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो ब्राउन हमें चाहिए। तो यही सारी बात है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है हमें जस्ट यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करना है। YL का क्या मतलब है, लाइन। अब लाइन की इक्वेशन ये रही, ठीक है। लाइन की इक्वेशन कौन सी है,
y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं y की जगह पर क्या लिख सकता हूँ 4, क्योंकि बेसिकली हमें y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 ये सफिशियंट है। अब ये कौन है, वाई पी मतलब पैराबोला। अब पैराबोला वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर पहले ही है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज को फिल कर दो, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 to 2, एल की जगह पर क्या लिखेंगे 4 dx माइनस 0 to 2, यहाँ पर y की जगह पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग 1 एंड 2 कि ये मैंने y की वैल्यू कहाँ से फिल की है, इक्वेशन से, ठीक है। तो इनकी इंटीग्रेशन करनी मेरे लिए बहुत ईजी है। 4 और 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी x, अब यहाँ पर हमें लिमिट्स को फिल करना है 0 to 2, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी x³/3, अब मुझे लिमिट्स फिल करनी है कितनी 0 to 2, तो थोड़ा सा सॉल्व भी करना है इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 1/3 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 1/3, 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, 0 की पावर 3 मतलब 0 ही होगी। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 3 8 24 माइनस 8/3, तो कितना आएगा 16/3। आपको पहले भी पता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी हमारा यही आंसर था। हमें किसका एरिया निकालना है, विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ, कितना होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, तो जो हमने निकाला उससे डबल, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया 2 × 16/3 दैट मीन्स 32/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूँ, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे जाके हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पर हम ऐसा कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि इस एरिया को निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, कई बार हमें प्लस भी करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्लस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस मेथड को सिखाना जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपको इस मेथड से करवाया। वैसे आप किसी भी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आप वर्टिकल स्ट्रिप भी लगा सकते हो, बट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चंस में हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ड्रॉ कर ली, जैसे ही रफ स्केच हमने बना लिया, जैसे ही हमने रफ स्केच बना लिया वर्टिकल स्ट्रिप, तो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, यहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ, तो मुझे पता मैं रेड के अलॉन्ग गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक बिना ब्रेक के 0 से 2। अब ये किसके अलॉन्ग गया, लाइन के अकॉर्डिंग, तो लाइन YL लिख लिया मैंने, ठीक है। अब उससे मुझे ये वाला सारा एरिया मिल गया, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बोल लो। अब मुझे ये फालतू एरिया आ रहा था, तो इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से जहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हुआ, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, मैं टॉप हमने कंसिडर कर लिया था, इसको इसका एरिया मैंने कैलकुलेट किया, मतलब इसके अलॉन्ग गया 0 से 2। ये कौन सी मतलब कि इक्वेशन है, पैराबोला की, तो YP लिखा। अब इससे क्या होगा, ये वाला एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, उसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल करवाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ वर्ड्स नहीं आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया फाइंड करना है, इंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 32। आपको पता है यहाँ पर लाइन ना भी लिखा होता, दोनों सिंगल पावर में मतलब लाइन है, दोनों स्क्वायर में है और कोफिशिएंट सेम है, तो ये सर्कल ही होगा। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करेंगे, हमें एरिया फाइंड करना ना, वो बात की बात है। सबसे पहले कर्व्स को लिख लो, लेट y इज इक्वल टू x, इसको आप नंबर 1 दे दो, एंड x² + y² इज इक्वल टू 32, इसको आप नंबर 2 दे दो। तो सबसे पहले देखो ऐसा करो, अब सर्कल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √32 का स्क्वायर।
क्योंकि ये 32 है ना, मैंने √32 का स्क्वायर लिख लिया। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की यही है। मैंने आपको हमेशा यही बताया कि जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। इससे हमारा सेंटर हमें क्लियर हो गया। सेंटर कितना है 0,0। अब रेडियस कितनी है, ठीक है। अब रेडियस देखो, वैसे तो इतना कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, √32 आप लिख सकते हो, बट जस्ट यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा रफली आइडिया लेना चाहता हूँ कि इसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, √32 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 32। ये पेयर बाहर आ जाएंगे तो 4√2। तो देखो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी। जस्ट मतलब कि नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 5.656। ठीक है, रेडियस कितनी है 5.656। अब ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। अब क्यों बताया उसको मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो सर्कल के बारे में हमें क्लियर हो गया कि इसका सेंटर 0,0 और रेडियस इसकी इतनी है। अब लाइन के बारे में आपको पता ही है, हम लाइन की कोई भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं 0 फिल करके या 1 फिल करके या 2 फिल करके, आपको पता है। बट एक्चुअल में लाइन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब उसका जो सर्कल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इसलिए हम हमेशा लाइन को अच्छे से बनाने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। मैंने आपको बताया भी था, मैं आपको हमेशा बताऊंगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपकी बुक में इसको सीधा किया गया है, मतलब डायरेक्टली बताया गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा ये स्टेप करूँगा। सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मुझे सर्कल के बारे में इन्फो पता लग गई, अब ये लाइन की बारी है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, y = x है ना, पुट इनटू किसी भी एक कर्व में से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, पुट इन किसी और में पुट कर दो। तो y = x, तो ऐसा करते हैं x², y की वैल्यू x² = 32, विच एम्प्लाइज 2x² = 32, विच एम्प्लाइज x² = 32/2। अब ये कट हो गया तो कितना आएगा 16। तो विच एम्प्लाइज x = ±√16, मतलब +/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +/4। ठीक है, अगर x की वैल्यू देखो 4 है, इफ़ x = 4 तो y कितना आएगा, विच एम्प्लाइज y = x, विच एम्प्लाइज y = 4। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 4,4। इफ़ x = -4, विच एम्प्लाइज y = x, विच एम्प्लाइज y = -4, तो कितना आ गया -4,4। देखो ये स्टेप्स आप जल्दी जल्दी में भी कर सकते हो, जस्ट आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखे हैं। ठीक है, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 मिल गए, अब मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, डायग्राम को एक बार बना लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच है। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये सेंटर 0,0। अब रेडियस मैंने जानबूझ के लिखी थी, ये कितनी आएगी, इसको आप √32 भी लिख सकते हो। जस्ट आपको देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं और √32। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो 4√2, जो मर्जी लिख लो। पॉइंट्स में कई बार कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो जाती है, ये पॉइंट्स में मैंने इसलिए लिखा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ये पॉइंट कितना होगा 4√2,0, इसको भी लिख लो, ये भी रेडियस है 0,4√2। जस्ट वैसे ही लिख लो एक बार, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आदत बना लो कि लिखना ही लिखना है हमें। चलो ये मैंने सभी पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, अब देखो, अब आपको बताया कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कितना है 4,4, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये कितना है -4,4। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि ये ओरिजिन से ही पास होगी। देखो आप फिल करके चेक कर लिएगा, थोड़ा सा रफ में आइडिया ले लिया करो। अगर मैं x को 0 फिल करूँगा तो y भी कितना आएगा 0, तो ये ओरिजिन से ही पास होगी। ठीक है, जस्ट हमें रफ स्केच बनाना होता है। अब इसकी बात करते हैं कि मैंने ये कैलकुलेशन क्यों करवाई। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा, हमें हमेशा रफ स्केच बनाना होता है। डायग्राम चाहे आपकी मतलब कि एक्यूरेट ज्योमेट्रिकली इतनी करेक्ट ना हो, बट वो लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखो इसकी रेडियस
अब मुझे पता है कि 5.656 है, तो उससे मुझे ये आइडिया होगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा, पीछे ही होगा ना। तो अगर मैं रेडियस ही मुझे नहीं आइडिया नहीं है कि रेडियस कितनी है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ऊपर नीचे आगे पीछे बना सकते हैं। तो जस्ट एक रफली आइडिया लेने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि रेडियस थोड़ी सी इससे आगे होगी, ठीक है। तो एक बार याद रखोगे, डायग्राम आपकी ज्योमेट्रिकली करेक्ट हो चाहे ना हो, बट वो लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये 5.65 है, ये आगे है, तो ये 4 पीछे ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पीछे, इतने पीछे भी नहीं हम बना सकते कि वो देखने में अच्छा ना लगे। तो मैंने देख के बनाया कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। चलो ये सारी बातें होगी। अब इसके बाद हमें एरिया कैलकुलेट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। हमें ये जो ट्रायंगल्स ही बन रही है ना, इसका ही एरिया कैलकुलेट करना है। इंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, आपको पता ही है एक्स एक्सिस तो बीच में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो काम की बात करते हैं। एंड लाइन एंड सर्कल, लाइन और सर्कल के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये तो हमें पक्का ही पता है। अब क्योंकि ये एक्स एक्स के बहुत पास है, तो यहाँ पर मैं वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करूँगा। अब वर्टिकल स्ट्रिप मुझे यूज़ करनी है। अगर मुझे वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से मेरा एरिया स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से बोलूँगा, जहाँ से मेरा एरिया स्टार्ट हो रहा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ। देखो ये हमारा सर्कल है, क्योंकि मुझे ऐसा फिर डायग्राम ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली मुझे एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला सारा एरिया फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करना है, इसके नीचे या ऊपर नीचे कहीं भी फाइंड नहीं करना, इसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ से मेरा एरिया स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। अब इसका लेफ्ट में टॉप तो नहीं बोल सकते, मगर टॉप मैं जस्ट इसलिए बोलता हूँ कि हमें हमेशा, क्योंकि जैसे पिछले क्वेश्चन में था, वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमारे पास, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ पर दोनों कर्व्स, मतलब कि हमारा एरिया यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट ही बोलेंगे, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, यही बोल लो, जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहले जाऊँगा, देखो, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में, असली डायग्राम में बताता हूँ। तो हमारा एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ से जाऊँगा इसके अलॉन्ग। अब याद रखना है कि आप किसके अलॉन्ग गए हो, लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको नेम दे देते हैं। ये हमारा है O, ये हमारा है A, और यहाँ पर मैंने इसलिए नेम नहीं देते क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया बिना ब्रेक के। अब आपको पता है कर्व हमेशा हमें क्या देती है, नीचे वाला एरिया, कर्व के नीचे वाला एरिया। तो ये एक्चुअल में इसके जो बिल्कुल नीचे है, यहाँ तक का एरिया देगा, यहाँ तक का, क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी कर्व जो होती है वो उसके नीचे का एरिया देती है, एक्स एक्सिस तक। तो ये इसके नीचे का एरिया देगी, मतलब ये वाला एरिया, रेड वाला एरिया, ठीक है। इसलिए मैंने नेम नहीं दिए थे। अब इसको आप लिख लो B, इसको आप लिख लो C, ठीक है। जस्ट अब देखो, इसको ऐसा करते हैं, देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे ये वाला एरिया मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन OABC0, OABCO। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है ना, इसका नेम A रख लो, इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं, इन ब्रैकेट्स को मैं हटा देता हूँ, तो कंफ्यूजन होगी आपको। तो देखो एरिया ऑफ रीजन OABCO, ठीक है, इसको मैंने A लिख लिया। अब एरिया रीजन का फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, लेफ्ट फ्रॉम, मतलब लेफ्ट जहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हुआ, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग गया। अब मैं इसके किसके साथ गया, मैं लाइन के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, YLDX। आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप में हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, YLDX। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया। तो उसके बाद x, जो x है हमारा वो 0 है, यहाँ पर x कितना है 4, तो 0 से लेके 4 तक। आपको पता है ना dx का मतलब x वेरी करेगा 0 से लेके 4 तक। अब बताओ, आप मेरे को बताओ, क्या हमारा एरिया कंप्लीट हो चुका है? आप बोलोगे सर नहीं, अभी तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो कुछ पोर्शन रह गया इसको हमें कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप नहीं बनाई, तो मैं आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ पर बना देते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप भी बना देते हैं एक बार आपके लिए।
ठीक है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो भी ताकि आपको पता लगे कि हम वर्टिकल स्ट्रिप से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपने मुझे बताया कि सर हमारा एरिया भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा जो एरिया है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो सिर्फ इस ब्लैक लाइन तक ही कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमें इसके बाद देखो लास्ट में क्या था, लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने यहाँ से यहाँ तक गए थे और ये वाला एरिया आ गया। अब ये एरिया रेड वाला फालतू आ गया था, तो इसको मैंने माइनस किया। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा अभी तक इतना एरिया आया है वाई एल डी एक्स से, तो मैं क्या यहाँ पर लिखूँगा प्लस। अब मुझे आगे जाना है, अब आपको पता लगेगा जो मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं किस कर्व के अलॉन्ग जा रहा हूँ, वो सब कुछ आपको यहाँ पर काम आएगा। अब मुझे इससे आगे जाना है, अब इससे आगे देखो मैं यहाँ पर, यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ तक, ए से लेके मैं बी तक गया, तो एरिया अंडर द कर्व, तो मेरे पास ये वाला एरिया आएगा, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया प्लस। अब ये अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया, ये जो ब्राउन लाइन है ये किसके अलॉन्ग गया, मैं सर्कल के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वाई सी डी एक्स, मतलब ये सी का सर्कल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू, dx मतलब x की वैल्यू वेरी करेगी 4, यहाँ पर कितनी है 4√2। तो बस अगर आपको ये चीज़ समझ लग गई तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो दोबारा से बात करते हैं। सबसे पहले लाइन सर्कल लिखा, सर्कल को सेंटर फॉर्म में लिखा, तो मुझे पता लगा कि इसकी सेंटर ये है, इसका रेडियस ये है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, डायग्राम बना दी। अब उसके बाद हमें रिक्वायर्ड एरिया देखना है, तो उसको मैंने देखा कि एरिया लेफ्ट वर्टिकल स्ट्रिप है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप से स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस के पास है एरिया, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप से ही करूँगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, रेड से ए तक गया। अब किसके अलॉन्ग गया, लाइन के अकॉर्डिंग, तो लाइन वाई एल डी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 4, इतनी सी बात ही है। अभी हमारा एरिया कंप्लीट नहीं हुआ था, ये ब्राउन एरिया रहता है हमारा कैलकुलेट करने को, क्योंकि लाइन तक जब हम गए बिना ब्रेक के, देखो यहाँ ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है, मैं सीधा और नहीं जा सकता, इसलिए मैं बोलता हूँ तभी अलग अलग इंटेग्रल करेंगे, और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। तभी बोलता हूँ कि बेसिक्स वाली वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करो। यहाँ तो यहाँ तक गया, तो ये ब्रेक आ गई तो रुक गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग गया। अब ये कौन है, सर्कल वाई सी डी एक्स। अब एक्स कितना वेरी कर रहा है, 4√2, बस इतनी सी बात है। अब हमें जस्ट मतलब कि वाई एल और वाई सी की वैल्यू को फिल ही करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हमारा जो मेन काम है वो हो चुका है, हम अपना एरिया बता चुके हैं कि ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब बस बहुत छोटी छोटी बातें रह गई हैं। वाई एल मतलब लाइन, लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स में है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर वाई सी डी एक्स, सी का मतलब सर्कल, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू, अब इसको ना ऐसे लिख लो 4√2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे बताया कि 4√2 का स्क्वायर कितना होगा। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस आ सकता है, प्लस माइनस, बट सिंस y lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, therefore we take only पॉजिटिव वैल्यू, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। देखो 4√2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 4√2 4 4 ज़ा 16 √2 कितना आएगा 32। अब इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इसको आप नंबर 1 दे दो, पुट इन 1, ठीक है। जस्ट एक्सप्लेनेशन आपके लिए है, इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू लाइन एक्स डी एक्स 0 to 4 प्लस 4√2, इसकी वैल्यू कितनी है 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको एग्जैक्टली ए की वैल्यू पता होनी चाहिए वो फॉर्मूला लगाने के लिए, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2। ये तो बहुत ईजी है, आप झट से कर दोगे। और ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4√2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब 4√2। अब यहाँ पर आप लिमिट्स फिल कर दो 4√2। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हो, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी है x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखो इंटीग्रेट भी हमने कर लिया, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है। 1/2 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो, जहाँ पर भी x है 4√2 मतलब अपर लिमिट, जहाँ पर भी x है। देखो कैलकुलेशन में घबराना मत, थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट जस्ट x की जगह पर हमें पहले 4√2 लिखना है, फिर हमें 4 लिखना है। अब 4√2 का स्क्वायर मैंने आपको पहले ही बताया था कितना है 32 बाई 2 साइन इनवर्स 4√2 बाई 4√2। तो ये हमारी अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट 4/2, जहाँ पर भी x है क्या लिखेंगे 4 प्लस, चलो इसको बाद में लिख देंगे 4√2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4/4√2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो आपको पता है 16/2, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस आगे चलते हैं। अब ये 4√2/2 सेम नंबर है ना, माइनस हो रहा है बीच में, कितना आएगा 0 प्लस, अब इसको कट करना है, कट कर दो, कितना आएगा 16, ये भी कट हो गया 1, ये भी कट हो गया। ठीक है, तो जो कट हो रहा है मैं कट करता जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी कट हो रहा है तो ये 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 16 साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस यहाँ पर 2, 4√2 का स्क्वायर कितना होगा 32, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट प्लस 32/2 साइन इनवर्स 1/√2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो इसको पहले कट कर दो, कितना आएगा 16। तो आगे चलते हैं, a इज इक्वल टू, अब इसको भी कट कर देते हैं 8, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 प्लस 0 एंड समथिंग 0 प्लस 16 साइन इनवर्स 1, मतलब साइन 1 कब होता है 90 पर, 90 मतलब π/2 पर, माइनस 2, अब 32 माइनस 16 16 प्लस 16 साइन 1/√2 कब होता है 45, 45 मतलब π/4। तो अब हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर कट कर दो, 2 8 ज़ा 4 4 ज़ा। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 8 प्लस यहाँ पर कितना रह गया 8 पाई माइनस ब्रैकेट, अब 16 का रूट कितना होगा 4 पाई। ठीक है, तो 8 प्लस 8 पाई, अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, -8 माइनस 4 पाई। अब आपके सामने है 8 और -8 कैंसिल, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, तो यानी कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन OABCO, यही एरिया था ना हमारा OABCO, कितना आ गया 4 पाई। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच भी कर रहा है, और मैच भी करना चाहिए क्योंकि हमें एरिया को कैलकुलेट करना है। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने को पहले ही बताया, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने एरियाज को ऐड करना सीखा, और जो मतलब देखो हम वही 3 बातें फॉलो कर रहे हैं। वर्टिकल स्टेप लेफ्ट फ्रॉम द टॉप स्टार्ट हुआ, किस कर्व के अलॉन्ग गया उसका नीचे तक का एरिया, फिर किस कर्व के अलॉन्ग गया सर्कल के अकॉर्डिंग उसके नीचे का एरिया, दोनों को ऐड कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, अब सेम वे से नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ईजी है। जस्ट आपको हो सकता है कि देखने में ये स्टेटमेंट मुश्किल लगे, बट बिलीव मी ये बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जस्ट देखने में मुश्किल लग रही है। सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल को। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। एलिप्स आपको पता ही है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें पहले से ही, आपको याद होगा हम जब भी एरिया कैलकुलेट करते हैं इस तरह का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बिटवीन दी ऑर्डिनेट्स a टू b, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो ये क्या है, हमारे ऑर्डिनेट्स, ये सारे क्या हैं, ऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, x इज इक्वल टू 0, अब इसको हम जानते हैं, x इज इक्वल टू AE, अब इसको हम नहीं जानते। बट अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको जब एलिप्स के बारे में बताया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है हमारा, देखो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। S1 S2 क्या है, फोकाई, ये देखो मैं क्या लिखा हुआ है, S1 के पॉइंट्स कौन से हैं, AE, 0, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, AE, 0। और मैंने आपको बताया था कि इसकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला में फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 फोकस होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फोकाई। ये कितना होगा, -AE, 0। बट हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि हमारा पॉइंट कौन सा होगा, x इज इक्वल टू AE, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये रिलेशन दिया हुआ है। अब अगर आपने कॉनिक सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो जो +1 में था, यहाँ पर रिलेशन होता है b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², और e की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, तो ये इसेंट्रिसिटी के बारे में बताया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है, मतलब इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। बेसिकली इसमें नई चीज़ क्या थी, x इज इक्वल टू AE, अब उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो सबसे पहले अपनी डायग्राम कर्व को लिखते हैं, लेट x² बाई a²। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, NCERT वाले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, आप वहाँ पर लिख दिया करो a b, तभी ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया a b। अब पहले डायग्राम को बना लेते हैं। अब देखो आपको पता है आपका एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ऑर्डिनेट्स पहले से ही गिवन है। कोई और डायग्राम होती या कोई लाइन होती तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, तो वो जरूरत नहीं है। अब x इज इक्वल टू 0, अब आपको पता है ये x इज इक्वल, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मतलब ये ऑर्डिनेट है। अब x इज इक्वल टू AE, ठीक है, x इज इक्वल टू AE, मैंने आपको बताया था कि फोकस यहाँ पर कहीं पर होता है। ठीक है, तो S1 AE, 0, मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, आप यहाँ पर कहीं पर मान लो, ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, AE, 0। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो वैसे अच्छी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो सकती है, सर इसको हम ऐसे क्यों बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी लाइन x इज इक्वल टू a, ठीक है, तो x की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो मान लो अगर x इज इक्वल टू मुझे 2 ड्रॉ करना है, ये 1 है, ये 2 पॉइंट है। अब इस लाइन, ये जो लाइन है ये y एक्सिस की हमेशा क्या होती है, पैरेलल। अब यहाँ पर कहीं पर भी जाओ x हमेशा 2 रहेगा, तो इसलिए ये लाइन सीधी बनेगी। ठीक है, तो इनके बीच में हमें एरिया फाइंड करना है। किनके बीच का एरिया फाइंड करना है उसको हम शेड कर लेते हैं। अब बिटवीन दी ऑर्डिनेट्स हमें बेसिकली ये वाला जो एरिया है वो फाइंड करना है। अब इसके नीचे वाला भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है उन्होंने हमें कहीं पर भी ये नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है। ये आपका एलिप्स है, ये आपके ऑर्डिनेट्स है, मतलब बेसिकली हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब मैं शेड इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको ना लगे, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम अलग कलर में शेड कर देते हैं, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम ब्लू में शेड कर देते हैं। तो बेसिकली हमें ये वाला सारा एरिया फाइंड करना है। बट हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, हम सिर्फ ब्राउन एरिया फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जस्ट ऐसा करते हैं, इसको नेम दे देते हैं O, ये A, ये पॉइंट होगा B, ये पॉइंट होगा मान लो C, इसको D मान लो, और इसको E। ठीक है, अब देखो कोशिश किया करो कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है और हमें वर्टिकल स्ट्रिप की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप को बना लेते हैं जस्ट आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप से इसका एरिया फाइंड करना है। अब क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है, तो हमेशा कोशिश किया करो कि जितने भी मतलब कि पॉइंट्स हैं उनके आपके कोऑर्डिनेट्स पता हों। जैसे देखो
0,0, इसका AE,0, इसका 0,0, इसका नहीं पता। अब यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप A पॉइंट ले लो, इसमें x कितना होगा, क्योंकि बेसिकली हमें x को ही वेरी करना है ना। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी AE, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी AE, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, आपको बताया यहाँ पर x की वैल्यू पक्का AE होगी, ठीक है। तो अगर आपको लिखना ही है तो मैं आपको रफ में बता देता हूँ, ये इक्वेशन है, तो x को AE फिल कर लो, x का स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये कट हो गया, ई स्क्वायर को उधर ले जाओ, ठीक है। अब 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब बी की पावर 4 ए स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आपको निकालना ही है, बी स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस, बी स्क्वायर बाई प्लस माइनस ये आएगा ना, इसका रूट होगा। अब इसका स्क्वायर, इसका रूट कितना होगा 2, इसका रूट कितना होगा ए, ठीक है। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इसकी वैल्यू ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई, आपको पता है ना वाई नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव होता है। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली वर्टिकल स्ट्रिप से x को ही वेरी करना है, ठीक है। अब आपको पता है एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा रीजन है, OABC, OABC, ओ भी लिखो, ठीक है, OABCO, यहाँ पर वापस आ गए, ठीक है। अब देखो एरिया फाइंड करना है तो YDX, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आया, C से लेके B तक आया, मैं C से लेके कहाँ तक आया, B तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे का मुझे सारा एरिया मिल जाएगा, मुझे यही चाहिए x एक्सिस तक, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है AE, जो मैं आपको बोल रहा था, मुझे जस्ट x की वैल्यू ही पता होनी चाहिए, इसको कैलकुलेट करो चाहे ना करो कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। इसको नंबर 1 दे दो, वी नो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी बाई ए, चलो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर मैं सिर्फ प्लस माइनस लिख सकता था, बार बार नहीं लिखूंगा, बार बार नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ तो वाई पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, पुट इन 1, तो जस्ट हमें 1 में फिल करना है, विच एम्प्लाइज यहाँ पर आप लिख लो एरिया मतलब ए, तो ए कितना आएगा 0 टू AE बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट DX, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है ये वाली, ठीक है। अब जस्ट हमें इंटीग्रेट ही करना है, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको जस्ट हमें इंटीग्रेट ही करना है, तो कर देते हैं b बाई ए बाहर निकाल लो, तो ये फॉर्मूला लगा दो, सेम वही है, हुई सेम, तो कोफिशिएंट्स हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। अब ये ना फॉर्मूला आप लगा के आपको याद ही हो जाएगा बहुत अच्छे से, 0 टू AE, ठीक है। तो हम फिल कर लेते हैं, अपर लिमिट जहाँ पर भी x है AE लिख दो, जहाँ पर भी x है AE लिख दो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स जहाँ पर भी x है AE लिख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स 0/a। ठीक है, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है क्योंकि हम इसको बहुत बार कर चुके हैं। ae/2, अब इसको आप ऐसे लिख लो a² e², क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं। a²/2, अब यहाँ पर देखो हम a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स e, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, माइनस 0/2 0, a² का अंडर रूट a प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। b/a ae/2, अब यहाँ से ना आप a² को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 माइनस e² अंडर रूट प्लस a²/2 साइन इनवर्स e। अब इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आपकी NCERT में भी इसको ऐसे ही लिखा गया, माइनस 0 एंड समथिंग 0 प्लस a²/2, अब साइन इनवर्स 0, साइन 0 कब होता है, देखो 0 पर, तो कितना आएगा 0, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, तो b/a ब्रैकेट ae/2, अब इस a को आप बाहर निकाल लो, a अंदर कितना रह गया 1 माइनस e² प्लस a²/2 साइन इनवर्स e, 0 एंड समथिंग 0, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इतना आंसर ही रह गया। ठीक है, अब ऐसा करो, अब क्योंकि अब आंसर को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, जस्ट हमें फाइनल आंसर ही देना है, तो पहले ऐसा करते हैं, इसको बिल्कुल NCERT के जैसा बना लेते हैं। तो बिल्कुल NCERT के आंसर के जैसा बनाने के लिए ऐसा करो, यहाँ से ना a², यहाँ पर भी a², इसको कॉमन ले लो, ba² अंदर कितना आएगा e/2 1 माइनस e² अंडर रूट प्लस a² बाहर है 1/2 साइन इनवर्स e। ठीक है, अब ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आया रीजन का OABCO का, बट हमें किसका एरिया चाहिए। अब देखो हमने ये वाला एरिया निकाल लिया, ऊपर वाला, हमें ये वाला भी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिकल है, तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन। अब रीजन यहाँ से स्टार्ट कर लो, CBAEDOC, ठीक है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABCO, मतलब ये जो भी हमने एरिया फाइंड किया है इसका 2 टाइम्स, तो हमें जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है, मैंने कट कर दिया, तो कितना आएगा BA E/2 1 माइनस e² अंडर रूट प्लस 1/2 साइन इनवर्स e। ठीक है, अब इसको बिल्कुल अगर NCERT से मैच करना है तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, BA 2 कैंसिल, तो अंदर कितना आएगा E 1 माइनस e², 1/2 भी कैंसिल, साइन इनवर्स e। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमें जस्ट एलिप्स गिवन था और ऑर्डिनेट्स। अब ऑर्डिनेट्स में हम 0 को जानते थे, e को नहीं जानते, बट उसको हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही सीख लिया था, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकाई। तो इसके बीच का एरिया फाइंड करना था, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरा ये वाला एरिया आ गया। बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज की हमारी एग्जाम्पल्स खत्म हो गई। ठीक है, 8.1 की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर देखो मैं आपको सही में बताऊं तो अगर आपने फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो देख ली और उसके बाद अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर मतलब कि जो थर्ड का जो वर्टिकल स्ट्रिप वाला पार्ट है और एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया ना तो बिलीव मी आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद हमें कुछ भी नया नहीं सीखना। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छे से क्लियर है तो जो हम नेक्स्ट 8.2 में करेंगे ना, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, अब उसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है।
यही सारा कुछ हम रिपीट करने वाले हैं और यही जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ उसकी अच्छी बात है। एक मेथड हमने यहाँ पर सीख लिया बस, अब उसको ही हम 8.1, 8.2 या मिसलेनियस में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको इस एक्सरसाइज की या इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।